नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट प्लान की तरफ से है और अभी इसको लेके एक मेजर अपडेट सामने आया है। दरअसल जुलाई में ही यूनाइटेड स्टेट की एक हाई लेवल की डेलीगेशन टीम भारत आने वाली थी, जिसमें लॉकहीड मार्टिन और यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल शामिल होने वाले थे। और अभी पता चला है कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इस मीटिंग को कैंसिल और पोस्टपोन किया जा चुका है। सोर्सेज के मुताबिक ये विजिट F-35 लाइटनिंग 2 के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होने वाला था और फॉर्मली इस दौरान F-35 को भारत को ऑफर किया जाने वाला था। लेकिन अभी इस विजिट के पोस्टपोन होने की स्पेकुलेशन काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है। कुछ लोग इसको सिर्फ एक शेड्यूलिंग इशू बता रहे हैं, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स इसको एक स्ट्रेटेजिक रीअसेसमेंट का पार्ट होने का दावा कर रहे हैं। ये विजिट यूनाइटेड स्टेट और भारत के डिफेंस टाइज के लिए भी एक माइलस्टोन इवेंट होने वाला था, जिसमें F-35 फाइटर जेट, जिसको दुनिया की सबसे एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है, एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर भारत को ऑफर किया जाने वाला था। ये भी बताया जा रहा था कि इस दौरान इंडियन डिफेंस ऑफिशियल को एक फॉर्मल, टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक प्रेजेंटेशन भी दिया जाने वाला था, जिसमें F-35 की कैपेबिलिटीज और इंडो पैसिफिक रीजन में इसकी रिलेवेंस को हाईलाइट किया जाने वाला था। और ये सब तब हो रहा है जब रशिया की तरफ से एक्टिवली अपनी Su-57 फाइटर जेट को भारत को पिच किया जा रहा है। Su-57 का प्रपोजल भी एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के बेसिस पर भारत को ऑफर किया जा रहा है। रशिया का कहना है कि Su-57 भी एक कैपेबल 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसमें सुपर क्रूज, स्टेल्थ सेपिंग और मल्टी रोल कैपेबिलिटी शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह कि रशिया की तरफ से भी Su-57 को लोकल मैन्युफैक्चरिंग और सोर्स कोड के साथ भारत को ऑफर किया जा रहा है, जबकि F-35 के साथ हमें ऐसा ऑफर नहीं मिलने वाला है। एक दिन पहले ही हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी बात बताया गया था कि अभी एक फ्रेंडली कंट्री से 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से F-35 ऑफर को डिले करना स्पेकुलेशन को काफी तेज कर रहा है। कुल मिलाकर लॉकहीड मार्टिन और पेंटागन का विजिट पोस्टपोन्ड होना एक डिप्लोमेटिक स्पीड ब्रेकर की तरह जरूर लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डील को पूरी तरीके से कैंसिल किया जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अभी भी अलाइन कर सकते हैं। अब आगे चल के देखना होगा कि यूनाइटेड स्टेट F-35 डील पे वापस आता है या फिर रशिया Su-57 के साथ डील सिक्योर करने में सफल हो जाता है। अगला अपडेट भारत की एंटी टैंक वॉरफेयर कैपेबिलिटी की तरफ से, जहां डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि भारत की तरफ से अभी जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदने की प्लान पर एक्टिवली काम किया जा रहा है। ये मिसाइल अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और रिथ्योन की तरफ से डेवलप किया गया और इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे डेडली फायर एंड फॉरगेट टाइप की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सिस्टम में गिना जाता है। आर.के. सिंह की तरफ से भी बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी की एंटी टैंक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अभी एक डुअल ट्रैक प्रोक्योरमेंट मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। एक तरफ इमरजेंसी रूट के अंदर कुछ मिसाइल को तुरंत ही खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म प्लान के थ्रू इन मिसाइल को भारत में मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया जा रहा है। जेवलिन मिसाइल की खासियत के बारे में बात करें तो ये एक 3rd जनरेशन की शोल्डर फायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जिसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक हो सकता है। और ये टॉप अटैक प्रोफाइल में टैंक की सबसे कमजोर हिस्सों पर अटैक करता है। इसकी इन्फ्रारेड सीकर और इसकी लाइटवेट डिजाइन की वजह से इसे इन्फेंट्री यूनिट और स्पेशल ऑपरेशन के लिए सुइटेबल माना जाता है। यूक्रेन और रशिया के वॉर के दौरान भी इस मिसाइल ने रशियन टैंक के अगेंस्ट में काफी सक्सेस को हासिल किया था और उसके बाद इसे सेंट जेवलिन का निकनेम भी दिया जा चुका है। लेकिन भारत के लिए डिसीजन इतना सिंपल नहीं होने वाला, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास अभी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मैसिव शॉर्टेज पड़ा हुआ है और एक एस्टिमेशन के मुताबिक इंडियन आर्मी की स्टॉक में अभी लगभग 68,000 से ज्यादा मिसाइल और करीब 850 से ज्यादा लॉन्चर की कमी है। पहले भी इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए इजराइल की स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इमरजेंसी मोड में खरीदने का फैसला किया गया था, लेकिन वो थर्ड डिजिट में ट्रायल में सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। अब 2024 के ट्रायल के दौरान भी जेवलिन मिसाइल के साथ भी हमको लद्दाख में कुछ परफॉर्मेंस इशू फेस करने पड़े थे, लेकिन फिर भी कॉम्बैट रिकॉर्ड को देखते हुए और इमीडिएट अवेलेबिलिटी होने की वजह से इसको सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर भारत की तरफ से इम्पोर्टेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, तो भारत का इंडिजिनस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का क्या होने वाला है। डीआरडीओ का मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम काफी प्रॉमिसिंग रहा था और 2024 में इसकी टेस्ट को पोखरण फायर रेंज में कंडक्ट किया गया था, लेकिन आर्मी का कहना है कि अभी भी ये मिसाइल अपनी फाइनल इवोल्यूशन फेज में मौजूद है और
जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तो इसको आर्मी में इंडक्ट नहीं किया सकता। और अभी आर्मी का कहना है कि उनको ऐसे मिसाइल की जरूरत है जो कि बैटल प्रूवन सिस्टम होना चाहिए, जिस वजह से अभी जेवलिन को कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर हम ऐसे ही इमरजेंसी का बहाना बनाकर इंपोर्टेड सिस्टम को ही खरीदने लगेंगे तो इसका डायरेक्ट असर हमारे इंडिजिनस सिस्टम के ऊपर पड़ने वाला है। अगला अपडेट भारत की सीक्रेट टिप सबमरीन प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट 77 SSN प्रोग्राम की तरफ से है, जहां पर ऑफिशियल अभी 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल को दिया जा चुका है। यानी कि भारत के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन फ्लीट को लेकर जो प्लानिंग किया गया था वो अभी ऑफिशियल एग्जीक्यूशन फेज में एंटर कर चुका है। और इसके साथ ही अभी एक और मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन को भी लिया जा रहा है, जिसमें ये फैसला किया गया कि इन सबमरीन में अब सबसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नेवी की तरफ से ऑफिशियली डिसाइड किया गया कि प्रोजेक्ट 77 के SSN में सिर्फ सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिससे ये सबमरीन डीप लैंड स्ट्राइक मिशन को भी हाई थ्रेट एनवायरनमेंट के अंदर कंडक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा इनका एंटीशिप कैपेबिलिटी भी कई गुना तक इंप्रूव होने वाला है। मतलब अब भारत के SSN से दुश्मन की शिप्स कोई हंट नहीं करेंगे, बल्कि दुश्मन की मेन लैंड के अंदर 1500 से 2000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर पाएंगे। अब सवाल ये कि सबसोनिक मिसाइल को क्यों यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है। दुनिया के कई SSN में अभी भी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनको लैंड अटैक के लिए या फिर एंटीशिप ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये मिसाइल स्लो होते जा रहे हैं और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम अब इनको इंटरसेप्ट करने में सक्षम होने वाले। नेवी का कहना है कि मॉडर्न इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की नेटवर्क के अंदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल काफी वल्नरेबल हो चुके हैं और इसलिए अभी सबसोनिक मिसाइल के बदले सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। अब आगे चल के हमारे सबमरीन में से इस्तेमाल करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का एक इवॉल्व्ड सुपरसोनिक नेवल वेरिएंट और DRDO की तरफ से डेवलप किए जाने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल को इन सबमरीन में इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिनका रेंज 1500 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा रहा है। इस रेंज की वजह से सबमरीन सेफ डिस्टेंस में रहकर ही दुश्मन की हाई वैल्यू टारगेट को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। अब ये स्ट्रेटेजी हमारी सबमरीन वॉरफेयर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है, जहां अंडरसी प्लेटफॉर्म से लैंड बेस्ड मिसाइल स्ट्राइक पॉसिबल होने वाला है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर भारत की तरफ से टोटल 6 SSN सबमरीन को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिनको डुअल यूज ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि दुश्मन की सबमरीन और शिप्स को टारगेट करने के अलावा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक मिशन को भी परफॉर्म करने वाले हैं। अगला अपडेट ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से, और अभी हम मेनली इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स के बीच हुई कॉन्फ्लिक्ट में लॉस होने वाले एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर पाकिस्तान की तरफ से या चाइना की तरफ से किए गए कुछ फेक क्लेम्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से भारत के 6 एयरक्राफ्ट को मार गिराने का क्लेम किया गया था, जिसमें 3 रफाल एयरक्राफ्ट होने का दावा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था। अब भारत की बात करें तो अभी तक भारत की तरफ से एयरक्राफ्ट लॉस को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट को इशू नहीं किया गया। बस इतना बताया गया कि हमारे लॉस तो हुआ था, लेकिन कितने एयरक्राफ्ट लॉस हुए हैं और कौन कौन से एयरक्राफ्ट इफेक्टेड हुए थे इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया है। पर इतना जरूर बताया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है उससे काफी कम हुआ है। इसी के चलते अभी पहली बार डसॉल्ट डिवीजन की तरफ से कुछ बहुत ही बड़े स्टेटमेंट इशू करने की बात सामने आई है। पहली बात तो ये कि फ्रेंच मीडिया की तरफ से पब्लिश किए कुछ रिपोर्ट में ये क्लेम किया जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन की तरफ से कहा गया कि रफाल की पॉपुलैरिटी को अभी डिफेम करने के लिए और अपनी जेट-10C की प्रमोशन को करने के लिए चाइना की तरफ से अभी अलग अलग एम्बेसी की मदद से पूरे दुनिया भर में फेक न्यूज को फैलाया जा रहा है, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि जेट-10C ने 3 रफाल को शूट डाउन किया है, जबकि डसॉल्ट डिवीजन का कहना है कि असल में जेट-10C एक सिंगल रफाल को हिट नहीं कर पाया था। एक दिन पहले ही फ्रेंच मीडिया की तरफ से क्लेम किया गया था कि डसॉल्ट डिवीजन की तरफ से बात बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को मैक्सिमम 2 से 3 एयरक्राफ्ट का लॉस हुआ था, जिसमें सिर्फ एक ही रफाल शामिल था और बाकी 2 में से एक मिराज 2000 था और एक MiG-29 या फिर Su-30 एयरक्राफ्ट था। इसके अलावा एक दिन पहले डसॉल्ट एविएशन की CEO की तरफ से भी ये क्लैरिफाई किया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो रफाल क्रैश हुआ था ये किसी पाकिस्तानी मिसाइल की वजह से क्रैश नहीं हुआ था और ना ही कोई पाकिस्तानी मिसाइल रफाल को हिट कर पाया था। जो रफाल क्रैश हुआ था उसमें हाई एल्टीट्यूड में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आ गए थे और उसी वजह से क्रैश हुआ था। इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अगेन ये सारे के सारे स्टेटमेंट फ्रेंच मीडिया की तरफ से पब्लिश किया गया था, जहां पर वो डसॉल्ट डिवीजन को कोट कर रहे थे। अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया गया। अब डसॉल्ट डिवीजन की तरफ से और फ्रेंच मीडिया की तरफ से ऐसे खबर देने के बाद कुछ लोग ये सवाल करने लगे थे कि अगर इंडियन रफाल पाकिस्तान की मिसाइल हिट होने की वजह से नहीं गिरा था तो शायद भारत की तरफ से अपने रफाल को गलती से मार के गिरा दिया गया या फिर ये कोई फ्रेंडली फायर इंसिडेंट हुआ है।
लेकिन इसके तुरंत बाद ही डसॉल्ट एविएशन की तरफ से एक और प्रेस रिलीज को इशू किया गया था, जिसमें ये बात बताया जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन की सीईओ की तरफ से खास करके रफाल की लॉस को लेकर ऑपरेशन सिंदूर में रफाल की ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट को लेकर कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया। अब यहाँ पर बात आकर थोड़ी कंफ्यूजिंग बन जाती है, क्योंकि अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्लियरली कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया जा रहा है, जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तान और चाइना की तरफ से JTC को प्रमोट किया जा रहा है और रफाल और इंडियन एयरफोर्स के बारे में फेक नैरेटिव को सेट किया जा रहा है। अगला अपडेट ऑपरेशन सिंदूर की आफ्टरमैथ की तरफ से, जहां पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ की तरफ से अपने यूनाइटेड स्टेट के विजिट के दौरान ऑफिशियली लॉकहीड मार्टिन से AN/TPS-77 लॉन्ग रेंज रडार को डोनेशन के तौर पर मांगने की बात सामने आई है। अब पूरे दुनिया भर में पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है भीख मंगों की लिस्ट में, और ये जहां भी जाते भीख मांगना नहीं भूलते। रिसेंटली उन्होंने IMF से लोन लिया था, जो कि शायद उनकी 11 एयरवेज को ठीक करने में खर्चा होने वाला है। और अभी पता चला है कि 8 से 10 मई के बीच इंडियन एयरफोर्स की तरफ से की गई प्रिसीजन स्ट्राइक में पाकिस्तान के 6 में से 3 AN/TPS-77 रडार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये सब रडार पाकिस्तान की ईयरली वार्निंग और एयर डिफेंस नेटवर्क के बैकबोन रडार थे। और AN/TPS-77 रडार की बात करें तो ये एक मोबाइल 3D सर्वेलेंस रडार होता है, जिसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 450 किलोमीटर तक होता है। इसका इस्तेमाल प्राइमरली एयरबोर्न थ्रेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए किया जाता है। पाकिस्तान की तरफ से रडार को लॉकहीड मार्टिन से 2008 में लगभग $89 मिलियन की कीमत में खरीदा गया था, और तब से पाकिस्तानी एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का की कंपोनेंट रहे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से चुनियन और इज्वाला जैसे एयरवेज पर स्ट्राइक करके इन रडार सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की सर्वेलेंस कैपेबिलिटी में अभी एक मेजर गैप आ चुका है। सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स की चीफ की तरफ से यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल को ओपनली बताया गया कि अभी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो डायरेक्टली ने रडार को परचेज नहीं कर सकते, इसलिए अभी पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड स्टेट को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि उनकी एग्जिस्टिंग मिलिट्री इन्वेंट्री से कुछ AN/TPS-77 रडार को पाकिस्तान को डोनेट किया जाए, ताकि वो अपना एयर डिफेंस नेटवर्क को रिबिल्ड कर पाएंगे। अब इंडियन एयरफोर्स के स्ट्राइक में सिर्फ रडार ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के 7 एयरवेज जैसे कि सरगोदा, बुलारी, सुकूर, जाकोबाबाद, नूर खान और रहीमार खान जैसे एयरवेज पे काफी हेवी डैमेज हो चुका है। सैटेलाइट इमेज में क्लियरली रनवे डैमेज, हैंगर डिस्ट्रक्शन और रडार सिस्टम के खत्म होने का प्रूफ देखा जा सकता है। इससे ये बात कंफर्म होता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर सर्वेलेंस और रिस्पांस कैपेबिलिटी को एक ही ऑपरेशन के दौरान सीवियरली डिग्रेड कर दिया है, और अभी इसको ठीक करने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं बचा। और अभी अगर अमेरिका से भीख नहीं मिलता है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी काफी हद तक रिड्यूस होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत फौज और यूके बेस्ड विंड रेसर के बीच होने वाले एक पोटेंशियल डिफेंस कोलैबोरेशन की तरफ से, जहां दोनों कंपनी साथ मिलकर इंडियन नेवी के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन हेवी लिफ्ट कार्गो यूवी को डेवलप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस यूवी का नाम अल्ट्रा मार्क 2 होने वाला है, जिसे पहली बार यूके रॉयल नेवी के साथ 2003 में टेस्ट किया गया था, और इसका प्राइमरी रोल कार्गो ऑन डिमांड जैसे मिशन होने वाले हैं। अभी अल्ट्रा मार्क 2 यूवी क्या है, या फिर ये इंडियन नेवी के लिए क्यों जरूरी बन सकता है? अल्ट्रा मार्क 2 एक फिक्स्ड विंग लॉन्ग रेंज कार्गो यूवी है, जो कि 150 kg तक का पेलोड कैरी कर सकता है, और इसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर तक होने वाला है। इसका मतलब ये यूवी रिमोट आइलैंड, वॉरशिप, फॉरवर्ड नेवल बेस या डिजास्टर जोन तक एसेंशियल सप्लाई वगैरह डिलीवर कर सकता है। यूवी फुली ऑटोनोमस मोड में ऑपरेट करता है, मतलब टेक ऑफ, फ्लाइट और लैंडिंग सब कुछ ऑटो पायलट की मदद से कर सकता है, जिस वजह से फॉग हो या नाइट हो, किसी भी कंडीशन में इसको ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ता है। अब भारत फौज की बात करें, जो एक पुणे बेस्ड लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इस यूवी को इंडियन नेवी के लिए लोकली मैन्युफैक्चर करने का प्लान बना रहा है। ये यूवी पहले भी अंटार्कटिका के सब जीरो टेम्परेचर वाले कंडीशन में, नॉर्थ अटलांटिक के स्टॉर्मी कंडीशन में और इवन यूक्रेन में ह्यूमन टेरन मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है। इसका यूज क्लाइमेट रिसर्च, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और नेवल कार्गो डिलीवरी जैसे रोल के लिए किया जा सकता है। अल्ट्रा मार्क 2 में प्रोप्रिएटरी ऑटो पायलट सिस्टम और मिशन कंट्रोल एआई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से ये भी एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन भी सही तरीके से ऑपरेट कर पाता है। इंडियन नेवी की तरफ से भी आने वाले कुछ सालों में अपनी सर्विस में 200 से ज्यादा वॉरशिप्स और 500 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है, और इसी एक्सपेंशन में अनमेन्ड लॉजिस्टिक और सर्विलेंस प्लेटफॉर्म का रोल काफी क्रिटिकल होने का उम्मीद किया जा रहा है, जहां पर इस रोल को फिल करने के लिए इस यूवी को कंसिडर किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।